हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ सहनशीलता यानी एंड्योरेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको विकसित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, फॉरक्लेट मेथड, सभी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत या मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट्स आते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, ये आपके 5 कंपोनेंट्स है स्पोर्ट ट्रेनिंग के, या कहिए कि फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोटर स्किल रिलेटेड 5 कंपोनेंट्स। ये है आपके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैं स्ट्रेंथ के बारे में इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो फुल डिटेल में आपको सब कुछ पता हो गया होगा। आज हम जानते हैं सहनशीलता यानी एंड्योरेंस के बारे में। एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं इसमें से, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है, आप तैयारी में लग जाइए। जो भी मेरे से मिस्टेक होता होगा दोस्तों, और जो भी कमियां रहती होंगी, आप मुझे अवश्य बताइएगा। एंड किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे अवगत कराइएगा, जिससे मैं उस पर वीडियो बना सकूं और अपनी गलतियों को सुधार सकूं। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को। गहराई से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, सहनशीलता एंड्योरेंस क्या है? सहनशीलता का नाम आते ही लंबी अवधि की क्रियाएं याद आता है, यानी लंबी अवधि की क्रियाओं में ही हमारा सहनशीलता होता है। सहनशीलता जहां नाम आएगा वहां आपकी थकान की स्थिति में लंबी अवधि तक कार्य करना जरूर लिखा रहेगा, जरूर। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें गहराई से पढ़ने पर ही आपको याद होगा। याद करने से कुछ भी याद नहीं होगा, समझने से होगा। तो सहनशीलता क्या है? वह क्षमता जो किसी कार्य को बिना रुके लंबे समय तक थकान की स्थिति में करते रहे, यानी किसी कार्य को आप बिना रुके लंबे समय तक थकान की स्थिति में कर रहे हैं, वही आपका एंड्योरेंस क्षमता हुआ, सहनशीलता हुआ। दोस्तों, सहनशीलता में अक्सर लंबी अवधि की क्रियाएं होती हैं। आप बस ये गांठ बांध लीजिए कि जितनी भी लंबी अवधि की क्रिया होगा, सीधी पूछिएगा 800 मीटर दौड़ में किसका उपयोग होगा? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन। तो आप एकदम तुरंत लगा पाएंगे, इसमें एंड्योरेंस क्षमता का प्रयोग होगा। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों, जितने भी लंबी अवधि, जैसे कि कल मैं स्ट्रेंथ का पार्ट पढ़ाते हुए ये बताई थी कि जितना भी कम समय जो हमारे इंटेंसिटी तीव्रता होता है और जो अवधि होता है, उन दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। जितनी लंबी समय की क्रिया होंगी, उसका इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो है उतना ही कम होगा, और जितने ही कम समय की क्रिया होंगी उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप कोई भी कार्य जितना ही कम समय करेंगे, 2 मिनट में किसी कार्य को संपन्न करना है तो और तेजी से करके आप पूरा कर लेंगे। यदि आप 1 घंटा में किसी कार्य को करना है तो अपनी एनर्जी को बचाए हुए, समानता लाते हुए आप उसको धीमी गति से करेंगे कि 1 घंटे तक हम उसको कार्य को कर सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम इंटेंसिटी है वॉल्यूम वो होता है कि किसी भी कार्य को कितना समय तक किया गया। उसी प्रकार कहा जाता है कि जब तीव्रता हाई होगी तो वॉल्यूम हमेशा लो होगा। ठीक है। और जितना कम समय होगा तीव्रता उतना ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा समय की क्रिया होगी तीव्रता यानी इंटेंसिटी उतना ही कम होगी। ठीक है। तो इस प्रकार इंटेंसिटी और वॉल्यूम को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन दे देगा कि 800 मीटर की दौड़ में हमारी इंटेंसिटी यानी तीव्रता हाई होगी कि कम होगी, आप बताइए। इसमें हमारी तीव्रता जो है कम होगी। यदि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ बोले तो इसमें तीव्रता कितनी होगी? तो इसमें 100% आपका 90 से 100% तीव्रता होगी, यानी इंटेंसिटी होगी। कम अवधि की क्रियाओं में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लंबी अवधि की क्रियाओं में इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होगी। इतना आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग समझे कि वह क्षमता जो किसी कार्य को बिना रुके लंबे समय तक थकान की स्थिति में करते रहे, वही हमारा एंड्योरेंस है, सहनशीलता है। जैसे कि और विज्ञानों के अनुसार
बहुत विद्वानों ने कहा है, जैसे कि हेटे ने कहा है कि सहनशीलता थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है, चाहे थकान को दूर किया जाए और चाहे थकान की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य किया जाए। इसके हॉर्नबेल ने कहा है कि सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध योग्यता है। डॉक्टर हरदयाल सिंह ने कहा है, यह परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा है कि सहनशीलता खेल क्रियाओं या गतियों के आवश्यक गुणों और चाल के साथ साथ थकान की स्थिति में करते रहें, यही सहनशीलता है। तो दोस्तों, जैसा कि सहनशीलता के बारे में आप जान लिए कि सहनशीलता क्या है, सहनशीलता के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं। जैसा कि दोस्तों सहनशीलता जो है एक गामक अनुकूलन योग्यता है। दोस्तों सहनशीलता का निर्धारण जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र द्वारा होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के बारे में बताई थी। दोस्तों जितनी भी लंबी क्रियाएं होंगी उसके लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की सामंजस्य क्षमता होना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी लंबी क्रियाएं होंगी उसमें एंड्योरेंस होगा या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होगा। तो दोस्तों जैसे कि गायक पूछेगा कि 1000 मीटर दौड़ में क्या यूज होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की स्ट्रेंथ की फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप क्या बताएंगे? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। उसी में ऑप्शन दे दिया कि लंबी अवधि की क्रियाओं में कौन सा यूज होगा, कौन सी क्रिया संपन्न होगी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन की स्पीड की एंड्योरेंस। तो इसमें एंड्योरेंस होगा, क्या एंड्योरेंस देगा या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस देगा। तो दोस्तों लंबी अवधि की क्रियाओं में आपके हृदय और फेफड़े की सामंजस्य क्षमता होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लंबी अवधि की क्रिया का निर्धारण आपकी एंड्योरेंस यानी सहनशीलता का निर्धारण रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र द्वारा होता है और ऊर्जा उत्पादन की क्रिया पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है, इस गमक योग्यता द्वारा ऊर्जा उत्पादन के स्तर को बनाकर रखा जाता है। इस योग्यता द्वारा हमारे ऊर्जा उत्पादन की जो स्तर होता है उसको बना कर रखते हैं कि हम लंबी अवधि तक क्रिया कर सके, जिसमें मानव शरीर में भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको ऊर्जा को एटीपी बनाने में प्रयुक्त होती है। दोस्तों ये रासायनिक संगठन पेशियों की संकुचन के लिए ऊर्जा आपूर्ति करता है। ठीक है, क्योंकि पेशियों में एटीपी बहुत कम मात्रा में संकेंद्रित हो पाता है, इसलिए पेशियों के फैलने और सिकुड़ने के दौरान एटीपी नियंत्रण पैदा होता रहता है और लगातार अभ्यास करने से एटीपी नियंत्रण पैदा होता रहता है और खपत भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार सहनशीलता स्वास्थ्य ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए विशेष महत्व रखती है। तो दोस्तों जितना ही हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे अंदर एटीपी बनेगी, उतना ही हमारे एटीपी ऊर्जा की खपत भी होगा। इस प्रकार जो भी हम खाएंगे, जो भी भोजन करेंगे वो हमारे शरीर में एकदम पूर्णतः रूप से इन्वेस्ट होगा एंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हमारे शरीर को फिट बनाए रखेगा और हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों यह तो आप समझ गए सहनशीलता क्या है। सहनशीलता के प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों सहनशीलता जो है, एंड्योरेंस जो है, दो प्रकार की होती है। खेलों की प्रकृति के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर, दूसरा है अवधि के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। खेलों की प्रकृति के आधार पर अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी समय अवधि के आधार पर स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस, लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस 4 प्रकार की होती है। स्पीड एंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता, शॉर्ट टाइम यानी सूक्ष्मकालीन सहनशीलता, मिडिल टाइम यानी मध्यकालीन सहनशीलता, लॉन्ग टाइम यानी दीर्घकालीन सहनशीलता। तो ये हुई आपके खेलों की प्रकृति यानी अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अवधि के आधार पर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है, या पूछ लिया जाता है कि अवधि के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि खेलों की प्रकृति के आधार पर सहनशीलता यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर, इसके आधार पर मैंने क्या बताया कि बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक 3 प्रकार की सहनशीलता होती है खेलों की प्रकृति के आधार पर। तो बेसिक एंड्योरेंस में क्या होता है? बेसिक एंड्योरेंस यानी मूलभूत सहनशीलता। इसमें बेसिक चीजें जो हमारे
समाज में जन्मजात होती हैं, बेसिक यानी मूलभूत जो होती हैं, जैसे कि वह क्षमता जो किसी क्रिया को धीमी रफ्तार से लंबे समय तक थकान की स्थिति में किया जाता है, वो हमारा बेसिक इंड्योरेंस यानी मूलभूत इंड्योरेंस होता है। यह 30 मिनट से अधिक समय तक की क्रिया होता है, इसमें तीव्रता कम होती है। दोस्तों लंबी अवधि क्रिया है तो तीव्रता कम होगी ही, अब बस एक याद रख लीजिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 30 मिनट से अधिक समय तक की क्रिया होती है, इसमें तीव्रता कम होती है, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, बड़ी पेशियां मुख्य रूप से इसमें भाग लेती हैं। दूसरा है जनरल एंड्योरेंस यानी सामान्य सहनशीलता। सामान्य सहनशीलता में क्या होगा, वह क्षमता जो किसी सामान्य रूप से खेल क्रिया को लंबे समय तक थकान की स्थिति में करने में सहायक होती है। इसमें एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाओं का मिश्रण होता है, तीव्रता उच्च व निम्न होती है। अब फुटबॉल में दौड़ते समय दौड़ने की रफ्तार धीमी व तेज दोनों होती है, ठीक है। अतः फुटबॉल में मूलभूत और सामान्य दोनों का उपयोग लाया जाता है। दोस्तों एरोबिक अनएरोबिक क्रिया वो होती है, एरोबिक क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। अनएरोबिक यानी लंबी अवधि की क्रिया ही एरोबिक क्रिया होती है। अनएरोबिक क्रिया जो होती है छोटी अवधि की क्रिया होती है, जो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, अनुपस्थिति में कार्य किया जाता है। जितने भी लंबी अवधि की क्रियाएं होंगी दोस्तों उसमें एरोबिक क्रिया ही संपन्न होगी, जितनी कम अवधि की क्रियाएं होंगी वो अनएरोबिक क्रियाएं होंगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा है इसी का यानी प्रकृति के आधार पर, खेल की प्रकृति के आधार पर सहनशीलता में हम लोग बेसिक इंड्योरेंस एंड जनरल इंड्योरेंस पढ़ लिए। तीसरा है स्पेसिफिक इंड्योरेंस यानी विशिष्ट सहनशीलता। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जहाँ भी विशिष्ट शब्द आए यानी कि स्पेसिफिक शब्द आए तो जान लीजिए वो पार्टिकुलर गेम की बात कर रहा है। तो इसके अंतर्गत स्पेसिफिक इंड्योरेंस के अंतर्गत वह क्षमता जो किसी खेल क्रिया को उसी खेल के अनुसार थकान की स्थिति में की जाए, यानी कि विशिष्ट खेल गतिविधियों के कारण होने वाली थकान का सामना करने के लिए विकसित की जाती है। यानी सभी खेलों में भिन्न भिन्न खेल क्रियाएं चाहे ऑक्सी व अनॉक्सी चयापचय या दोनों के सम्मिलित रूप पर निर्भर होती हैं। जैसे कि शॉर्ट पुट में आर्म मसल का ज्यादा प्रयोग होता है, यानी हमारे हाथ के मसल्स का, तो आर्म मसल की एंड्योरेंस ज्यादा होनी चाहिए तभी तो शॉर्ट पुट करेगा। यदि फुटबॉल में पैरों की मसल्स का ज्यादा काम होता है तो पैरों की मसल्स की एंड्योरेंस ज्यादा होनी चाहिए तभी तो वो कर पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिक इंड्योरेंस में बेसिक व स्पेसिफिक दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो हुआ आपके खेलों की प्रकृति के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पर सहनशीलता के प्रकार। अब बात करते हैं अवधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस, मिडिल टाइम इंड्योरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता की। किसकी बात करते हैं? स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता की। स्पीड इंड्योरेंस में क्या होता है, स्पीड शब्द से ही समझ लीजिए, जहां स्पीड लगा हुआ एकदम ये एकदम कम समय की क्रिया होगी तभी तो स्पीड से वो काम करेंगे। तो स्पीड इंड्योरेंस में क्या होता है, 45 सेकेंड से कम अवधि की गतिविधियों में होने वाले थकान का सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। यानी 45 सेकेंड से भी कम समय की अवधि की जो भी गतिविधि होगी उसको होने वाले थकान का सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। यह योग्यता ऊर्जा उत्पादन तंत्र की क्षमता और शक्ति पर निर्भर करती है। एक क्रिया ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया स्वरूप पेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण खेल क्रियाओं के दौरान थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी अनएरोबिक जो भी क्रियाएं होती हैं, छोटी अवधि की जो भी क्रियाएं होती हैं वो अनएरोबिक क्रियाएं होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और उसी को ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में भी बिना ऑक्सीजन के प्रक्रिया किया जाता है। तो इसमें क्या होती है कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाता है। एक क्रियाओं के दौरान थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। अनएरोबिक टाइप
क्रियाएं, छोटी अवधि की क्रियाएं आती हैं, जैसे कि 100, 200, 400 मीटर दौड़, ये अनएरोबिक क्रियाएं हैं। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस यानी सूक्ष्म अवधि सहनशीलता। इसमें 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की अवधि की, यानी 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की गतिविधियों में होने वाली थकान का सामना करने की योग्यता विकसित होती है, जैसे कि 800 मीटर दौड़। ऊर्जा उत्पादन इसमें ग्लाइकोलाइसिस व ऑक्सीकरण क्रिया दोनों के द्वारा होगा। जैसे कि 100, 200, 400 मीटर में आपको केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता था, लेकिन इसमें जो है 800 मीटर में 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की क्रिया है, तो आपका ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीकरण यानी कि एरोबिक अनएरोबिक दोनों क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन होगा। सूक्ष्मकालीन सहनशीलता के परिणाम या स्वरूप यानी कि शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस के परिणाम स्वरूप रक्त और पेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दोस्तों हमारे शरीर में थकान होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में थकान किस कारण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यह सहनशीलता चाल सहनशीलता एवं शक्ति सहनशीलता की मात्रा पर निर्भर करती है, जो आपका शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एनर्जी जो होती है रक्त में ग्लूकोज के रूप में स्टोर होती है एंड मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। कई बार पूछा जाता है कि हमारी एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में किसमें स्टोर होती है, तो मसल्स में। किसमें स्टोर होती है, तो मसल्स में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, यानी इसको अनएरोबिक प्रक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टोर एनर्जी होता है, जब हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर हुई है, वही एनर्जी किसी क्रिया को करने में हमारा हेल्प करती है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में। जबकि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में यानी एरोबिक क्रिया में जो फैट स्टोर होता है, जो हमारे शरीर में फैट स्टोर हुआ है, वही एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़ एंड स्टीपल चेंज। और ग्लाइकोलाइसिस में स्टोर एनर्जी जो दिया जाता है 100, 200, 400 मीटर दौड़। ठीक है, ये तो था हमारा शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस। अब बात करेंगे मिडिल टाइम इंड्योरेंस यानी मध्यम अवधि का सहनशीलता। ये 2 से 11 मिनट तक की अवधि में होने वाली थकान का सामना करने की योग्यता को विकसित करती है, जैसे 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़, जैसे बॉक्सिंग, जूडो, नौकायन आदि। ऊर्जा उत्पादन अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीकरण यानी कि एरोबिक क्रिया दोनों द्वारा होती है, यानी एरोबिक अनएरोबिक दोनों क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है। इन क्रियाओं में भी लैक्टिक अम्ल की उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है। चौथा है लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस दीर्घकालीन सहनशीलता। दोस्तों इसमें 11 मिनट से ज्यादा के सभी एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि स्पीड इंड्योरेंस में 45 सेकंड से कम अवधि की क्रियाएं थी। शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस में 45 सेकंड से 2 मिनट तक की क्रियाएं थी। मिडिल टाइम इंड्योरेंस में 2 मिनट से 11 मिनट तक की क्रियाएं थी। एंड लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस यानी दीर्घकालीन सहनशीलता में 11 मिनट से ज्यादा के सभी एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि 11 से 30 मिनट या 30 से 90 मिनट या 90 मिनट से कई घंटों तक की क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे 5000 मीटर दौड़। ग्लाइकोलाइसिस इसमें जो होता है बहुत ही लॉन्ग समय की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का एकदम बहुत कम होता है। इसमें जो लॉन्ग टर्म की क्रियाएं होती हैं, उसमें एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन यानी कि एरोबिक क्रियाओं द्वारा होता है। एरोबिक यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी O2 की उपस्थिति में क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं अधिकतम चयापचय कार्यों पर यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पर निर्भर करती हैं। दोस्तों एक एटीपी से 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग पोषण वाला पाठ पढ़ते समय आप लोग पढ़े होंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम
प्रोटीन से कितना मिलता है, उतना ही मिलता है 4.1 किलो कैलोरी। एंड 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, 9.1 किलो कैलोरी। एंड एक एटीपी से कितना मिलता है, तो 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आपके सहनशीलता के प्रकार। सहनशीलता के प्रकार में हम लोग पढ़े कि खेलों की प्रकृति के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर में बेसिक इंड्योरेंस, जनरल इंड्योरेंस, स्पेसिफिक इंड्योरेंस एंड अवधि के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के आधार पर 4 प्रकार के इंड्योरेंस हम लोग पढ़े। स्पीड इंड्योरेंस यानी गतिज सहनशीलता, शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस यानी सूक्ष्मकालीन सहनशीलता, मिडिल टाइम इंड्योरेंस यानी मध्यकालीन सहनशीलता, लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस यानी दीर्घकालीन सहनशीलता। तो सहनशीलता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सहनशीलता को विकसित करने की विधियां। हाउ टू डेवलप इंड्योरेंस, इंड्योरेंस को कैसे डेवलप किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी कितनी विधियां हैं दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार इस विधि को जरूर पूछा जाता है। तो सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां हैं। 4 विधियां कौन कौन सी हैं? कॉन्टिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। कॉन्टिन्यूअस मेथड मतलब लगातार विधि, अंतराल, इंटरवल मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण, बीच बीच में ब्रेक कर करके क्रिया की जाती है। रिपीटेशन मतलब बार बार उसको रिपीट किया जाए, दोहराया जाए। उसके बाद कंपटीशन मेथड, ठीक है। इस प्रकार सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां हैं, कॉन्टिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड। उनमें से कॉन्टिन्यूअस मेथड की भी 4 पार्ट होते हैं। स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, फार्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस मेथड की, यानी लगातार प्रशिक्षण की। लगातार प्रशिक्षण यानी कि किसी कार्य को लगातार करते रहो, बिना रुके, लंबे समय तक अभ्यास करना ही लगातार प्रशिक्षण है। लगातार प्रशिक्षण यानी कॉन्टिन्यूअस मेथड की खोज 1920 ईस्वी में अर्नेस्ट महोदय ने किया था। कई बार दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूअस की खोज किसने की थी, इंटरवल मेथड की खोज किसने की थी, इंटरवल मेथड की खोज किसने की थी, इस बार आया था क्वेश्चन। तो ये किसने खोज किया था, इसको जरूर विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्टिन्यूअस मेथड यानी लगातार प्रशिक्षण की खोज 1920 में अर्नेस्ट महोदय ने किया था। इसका कॉन्टिन्यूअस मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को विकसित करना। कंटिन्यू किसी कार्य को करेंगे तो उसमें एंड्योरेंस ही तो डेवलप होगा। तो कंटिन्यूअस मेथड से लगातार प्रशिक्षण से क्या डेवलप होता है, एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को विकसित करता है। यानी कंटिन्यूअस मेथड में बिना रुके, कंटिन्यू मतलब लगातार, बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास या प्रशिक्षण कराना ही या करते रहना ही आपका कंटिन्यूअस मेथड है। यह प्रशिक्षण खुले मैदानों में ज्यादातर कराया जाता है। प्रशिक्षण के टाइम खिलाड़ी की हृदय गति जो होती है वह 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो हार्ट रेट होता है सामान्य रूप से प्रति मिनट कितना होता है, 72। हमारा हृदय धड़कन प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी वो धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो 150 से 180 तक बढ़ जाता है। यदि आप स्पीड से कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका उस समय हार्ट रेट 160 से 80 तक हो जाता है, और लगातार बड़े लंबे समय तक की क्रिया कर रहे हैं तो उस समय आपका 140 से 160 प्रति मिनट तक हो जाता है। जैसे कि इस कॉन्टिन्यूअस मेथड यानी कि लगातार प्रशिक्षण मेथड में आपका जो हार्ट रेट होता है, हृदय गति होता है प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी की, वो 140 से 160 प्रति मिनट हो जाता है। और अभ्यासों की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, तो ये आप सुनते ही आप उत्तर दे दिए होंगे कि इसमें इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। लंबी अवधि की क्रिया है, लगातार प्रशिक्षण करना है, तो इसमें इंटेंसिटी कैसा होगी, कम होगी। यदि आप तेज इंटेंसिटी आपकी होगी, स्पीड उस कार्य को करने की अधिक होगी तो आप तुरंत थक जाएंगे और फिर नहीं कर पाएंगे, तो इंटेंसिटी इसमें कम होगी।
जैसे यदि कोई एथलीट 400 मीटर की रन को 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी उस एथलीट के मुकाबले जो 4 मीटर ट्रैक को 5 मिनट में कंप्लीट करता है, क्योंकि उसने ज्यादा परसेंटेज ऑफ एफर्ट लगाया है। यदि 400 मीटर का दौड़ है, यदि आप एक खिलाड़ी 2 मिनट में पूरा कर रहा है, एक खिलाड़ी 400 मीटर 5 मिनट में पूरा कर रहा है, किसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगी? तो 400 मीटर दौड़ को जो 2 मिनट में पूरा कर रहा है उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा होगी, जो 5 मिनट में कंप्लीट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होगी। दोस्तों कंटिन्यूअस मेथड यानी लगातार प्रशिक्षण भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये 4 प्रकार होते हैं: स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, फार्टलेक मेथड एंड वेरिएबल फेस मेथड। सबसे पहले बात करेंगे स्लो कंटिन्यूअस मेथड की, लगातार मंद विधि यानी कि लगातार मंद विधि। स्लो कंटिन्यूअस मेथड लगातार मंद विधि यानी लगातार किसी क्रिया को धीमी गति से करना, यही तो इसका अर्थ हुआ। लगातार यानी बिना रुके किसी क्रिया को धीमी गति से करना, इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। लगातार मंद विधि यानी स्लो कंटिन्यूअस मेथड यानी किसी भी कार्य को मंद गति से बिना रुके करना। इसकी अवधि यानी वॉल्यूम इन ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट के बीच होता है। 30 से 60 मिनट के बीच इसका समय होता है ज्यादातर। ये दलीय खेलों में यानी ग्रुप वाले खेलों में 2 घंटे तक भी हो जाता है। एक खिलाड़ी का हार्ट रेट जो है इसमें 140 से 160 प्रति मिनट ही होता है, क्योंकि लगातार धीमी गति से क्रिया की जा रही है। जैसे लॉन्ग क्रॉस कंट्री दौड़, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब इसमें आते हैं स्लो कंटिन्यूअस मेथड में। अब बात करेंगे फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, लगातार तीव्र विधि। तो फास्ट कंटिन्यूअस मेथड लगातार तीव्र विधि मतलब लगातार उस क्रिया को करो, किससे? तीव्र विधि से, तीव्र स्पीड से। तो तीव्र विधि से बिना रुके लंबे समय तक क्रिया करना ही लगातार तीव्र विधि है, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड होता है। इसमें 20 से 90 मिनट की समय अवधि होता है। इसकी तीव्रता के लिए हार्ट रेट जो होता है, क्योंकि फास्ट है तो हार्ट रेट 160 से 180 हो जाएगा। अगर धीमी गति से होता है तो हार्ट रेट इसमें 140 से 160 हो जाता है। लेकिन ये फास्ट कंटिन्यूअस में लगातार तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है, इसलिए 160 से 180 प्रति मिनट आपकी हार्ट रेट होगा। वॉल्यूम यानी किसी भी कार्य को कितना समय किया गया यह होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि जो तीव्रता हमारी होगी इसमें हाई होगी। तीव्रता फास्ट, क्योंकि फास्ट तरीके से किया जा रहा है तो लगातार फास्ट तरीके से किया जा रहा है। तो मैंने बताया है किसी भी कार्य को कितना समय किया गया ये वॉल्यूम होता है, और जब तीव्रता हाई होगी तो वॉल्यूम हमेशा लो होगा। तो यदि तीव्रता और वॉल्यूम दोनों हाई होते तो ओवरलोड में आ जाएगी। तो दोस्तों ये था फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। अब बात करेंगे फार्टलेक मेथड की। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फार्टलेक मेथड हर बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड जो है इसकी खोज 1937 में गुस्टाव होमलर ने किया था। पहले तो इसकी खोज किसने किया था आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो इसकी खोज किसने किया था? 1937 में गुस्टाव होमलर ने इसकी खोज किया था। मुख्य उद्देश्य इसका होता है एंड्योरेंस डेवलप करना, क्योंकि लगातार यानी कंटिन्यूअस मेथड के अंतर्गत जो भी क्रिया आती हैं वो सभी एंड्योरेंस डेवलप करेंगी, चाहे फास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे स्लो कंटिन्यूअस मेथड हो, चाहे आपका वेरिएबल पेस मेथड हो, फार्टलेक मेथड हो, ये सभी क्या डेवलप करते हैं? एंड्योरेंस डेवलप करते हैं। इसका यही उद्देश्य होता है। फार्टलेक शब्द दोस्तों स्वीडिश शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। कई बार यही पूछा जाता है कि स्पीड प्ले किस चीज से रिलेटेड है, किस क्रिया से रिलेटेड है? तो फार्टलेक मेथड से। स्पीड प्ले का अर्थ क्या होता है? तो इस गतिज खेल किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है? तो स्वीडिश शब्द है। ठीक है। फार्टलेक मेथड में समय होता है 15 मिनट से 1 घंटा तक का। इसमें समय अवधि होता है 15 मिनट से 1 घंटे तक का। हार्ट रेट 140 से 180 होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें तीव्र और मंद और तीव्र दोनों प्रकार से गति की जाती है, क्रिया की जाती है, इसलिए 140 से 180 प्रति मिनट
आपका हार्ट रेट होता है, इसे बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से किया जाता है। ठीक है, बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है। नॉट प्रॉपर प्लानिंग, यानी बिना पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, बिना पूर्व नियोजित। कई बार ये पूछा जाता है कि किस क्रिया में बिना पूर्व नियोजित क्रियाएं किया जाता है, उसमें पूर्व से नियोजित नहीं होती हैं क्रियाएं, तो वो आपका होता है फार्टलेक मेथड। यानी इसमें फार्टलेक मेथड में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद और तीव्र गति से किया जाता है, लेकिन बिना पूर्व नियोजित होती हैं वो सब क्रियाएं। ठीक है, अर्थात इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जाता है, पूर्व से नियोजित नहीं होती है, अपने इच्छा अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पीड प्ले मेथड, स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है इसको। बहुत रुचिकर विधि है इसमें, जिसमें उच्च स्तर की ऑक्सी एंड एनाक्सी यानी एरोबिक एंड एनएरोबिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए बहुत ही उच्चतम विधि है। ये दोनों प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं फार्टलेक मेथड में। फार्टलेक के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये क्रियाएं कैसे किया जाता है, ये क्रियाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों यानी जगहों पर भाग कर या ट्रेनिंग करके या किसी भी एथलीट को एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं, या कहीं अलग अलग जगहों या क्षेत्रों पर भाग कर या ट्रेनिंग करके एथलीट की एंड्योरेंस क्षमता को बढ़ाया जाता है। जैसे यह प्रशिक्षण पहाड़ों, नदियों के किनारे, रेतीले इलाकों में भागना, बालू में, कीचड़ तथा जंगलों में चढ़ाई और ढलान पर क्रियान्वित किया जाता है, जैसे वॉकिंग, सैंड रनिंग आदि। यदि इस प्रशिक्षण को पहाड़ों पर किया जाता है तो रनिंग जो है, यदि 80 से 100 मीटर तक आप तेज रनिंग कर रहे हैं विशेषतया, तो उसके बाद आप 5 मिनट तक वॉकिंग करेंगे। यदि फुल स्पीड से रनिंग की गई है तो वॉकिंग 1 मिनट और उसके बाद जॉगिंग 1 से 1.5 मिनट तक की जाएगी। दोस्तों फार्टलेक मेथड की फेज ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग के 2 फेज हैं, जैसे कि तीव्र और मंद दोनों प्रकार से किया जाता है। तो फार्टलेक मेथड 2 फेज होते हैं। 2 फेज कौन कौन से होते हैं, फास्टर फेज एंड स्लोअर फेज, यानी तीव्र और मंद दोनों गति से किया जाता है। तो दोस्तों ये फार्टलेक मेथड के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल पेस मेथड यानी मंद और तीव्र विधि। दोस्तों मंद और तीव्र विधि सारी क्रिया या अभ्यास को लगातार मंद और तीव्र गति से लंबे समय तक पूर्ण नियोजित ढंग से करना आपका वेरिएबल पेस मेथड होता है। दोस्तों आप जैसा कि ध्यान दिए होंगे कि फार्टलेक मेथड और वेरिएबल पेस मेथड में क्या अंतर है। जो आपका फार्टलेक मेथड था उसमें मैंने क्या बताया था कि वो बिना पूर्व नियोजित होता है, मंद और तीव्र गति से लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है। जबकि वेरिएबल पेस मेथड में क्या होता है कि पूर्व नियोजित तरीके से किसी क्रिया को मंद और तीव्र गति से लंबे समय तक किया जाता है, पूर्व नियोजित रहता है इसमें, और फार्टलेक मेथड में पूर्व नियोजित नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो पूर्व नियोजित ढंग से कोई क्रिया लगातार तीव्र मंद गति से होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, वेरिएबल पेस मेथड के अंतर्गत वो आता है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें समय 15 मिनट से 1 घंटे तक होता है, और फार्टलेक मेथड में भी यही होता है 15 मिनट से 1 घंटे तक। हार्ट रेट 140 से 180 होता है वेरिएबल पेस मेथड में भी और फार्टलेक मेथड में भी। ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों क्रियाएं एक साथ विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये भी, और फार्टलेक मेथड भी। ठीक है, एंड दोस्तों वेरिएबल पेस मेथड का एग्जांपल है कि ट्रेनिंग के दौरान जो कार्य करने की जो हमारी फेज होती है यानी स्पीड होती है उसे चेंज करते रहते हैं, यानी मंद और तीव्र विधि इसका नाम ही है। कभी मंद करते हैं तो कभी तीव्र करते हैं। जब यदि स्पीड कम कर दी जाए तो हमारी हार्ट रेट 140 हो जाती है, यदि स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो हमारी हार्ट रेट 180 के आसपास हो जाती है। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हमारी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था कंटिन्यूअस मेथड के 4 भाग, स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, वेरिएबल पेस मेथड और फार्टलेक मेथड। अब हम बात करेंगे इंटरवल मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण की। अंतराल विधि की खोज
1920 में रेंडले व गर्चलर विकिला ने किया था। दोस्तों इस बार यह क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा था कि अंतराल प्रशिक्षण की खोज किसने की, तो 1920 में रेंडले व गर्चलर विकिला ने अंतराल प्रशिक्षण की खोज किया था। इसका उद्देश्य होता है सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करना। जैसा कि हमने बताया कॉन्टिन्यूअस मेथड में जितने भी भाग हैं वो सब सहनशीलता को विकसित करते हैं, चाहे वो स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड हो, चाहे फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड हो, चाहे वेरिएबल पेस मेथड हो, चाहे फॉर्टलेक मेथड हो। कॉन्टिन्यूअस मेथड के अंदर जो भी आते हैं सभी एंड्योरेंस यानी सहनशीलता डेवलप करते हैं, जबकि इंटरवल मेथड यानी अंतराल विधि जो है आपका सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रिया को अंतराल दे करके किया जाता है, क्रिया करके थोड़ा सा रुका जाता है, रेस्ट किया जाता है, फिर क्रिया को शुरू किया जाता है। तो इसमें सहनशीलता और गति सहनशीलता दोनों विकसित होती हैं। दोस्तों जैसा कि यह क्वेश्चन इस बार यह भी पूछा गया है, यानी कि अंतराल प्रशिक्षण से 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार इंटरवल मेथड से कि इंटरवल मेथड की खोज किसने की, तो रेंडले व गर्चलर विकिला ने 1920 में किया था। और क्या दिया था कि इंटरवल मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण किसको विकसित करने के लिए की विधि है, तो सहनशीलता को विकसित करने की विधि है। जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां हैं, कॉन्टिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। तो इंटरवल मेथड किसको विकसित करने की विधियां है, सहनशीलता को। एक क्वेश्चन आपको पूछा था। तो सबसे पहले इंटरवल मेथड यानी अंतराल विधि, यानी कि किसी क्रिया को अंतराल दे के गैप कर करके करना। जैसे कि इस विधि को रेस्ट एंड एफर्ट यानी आराम एवं प्रयास का विधि भी कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्ट एंड एफर्ट विधि किस विधि को कहते हैं, तो आपका इंटरवल मेथड यानी अंतराल विधि को रेस्ट एंड एफर्ट विधि यानी आराम एवं प्रयास का विधि भी कहा जाता है। इसको आप भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह विधि सबसे अच्छा सहनशीलता को विकसित करने के लिए विधि माना जाता है इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड आपका सहनशीलता को विकसित करने का सबसे अच्छा विधि माना जाता है। इसमें अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है। कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है, यानी 2 अभ्यासों के मध्य जो क्षतिपूर्ति होता है, जो रेस्ट होता है, जो रिकवरी होता है, उसके लिए समय अवधि रखी जाती है। और कैसे रखी जाती है अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो रिकवरी होती है यानी जो रेस्ट किया जाता है बीच में क्रिया करने के पश्चात, वो इनकम्प्लीटेड होती है, यानी इनकम्प्लीटेड रिकवरी बिटवीन 2 रिपीटेशन, यानी 2 क्रियाओं के मध्य जो हमारा रेस्ट की अवधि होती है, रिकवरी की अवधि होती है, वो इनकम्प्लीट रखी जाती है। कैसे रखी जाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतराल प्रशिक्षण या इंटरवल मेथड में जो रिकवरी होती है कंप्लीट रखी जाती है कि इनकम्प्लीट रखी जाती है, तो आपका इनकम्प्लीट रखा जाता है। इनकम्प्लीट रिकवरी होता है आपका इंटरवल मेथड में। कैसे होता है अभी आप समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों अभ्यास के दौरान हमारा हृदय गति जो होता है वो 180 होता है। हमारे इंटरवल मेथड में जब अभ्यास करते हैं तो हमारी हार्ट रेट जो होता है 180 प्रति मिनट होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है, फिर कुछ समय तक आराम लेकर के पुनः क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है, यानी हृदय गति 180 प्रति मिनट पहुंच जाती है। फिर और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 180 प्रति मिनट पहुंच जाती है तो हम रेस्ट लेते हैं। जब रेस्ट लेते हैं तो क्या होता है कि मैंने बताया कि इसमें अधूरी यानी इनकम्प्लीटेड रिकवरी होता है। तो 180 पर रेस्ट लेते हैं, तो जो ही हमारी हार्ट रेट 120 से 130 से पहुंचने लगती है तो ही पुनः से हम यानी पुनः अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारी जो हम रेस्ट ले रहे हैं, हमारी आराम की अवस्था पूरा नहीं होती है, यानी हमारी जो हृदय गति होती है अभ्यास करते समय 180 होती है। जो 180 के बाद हम रेस्ट लेते हैं, रिकवरी लेते हैं, तो रिकवरी ज्यों ही लेते हैं, ज्यों ही हमारे हार्ट रेट 120 से 30 पे पहुंचने लगती है तो पुनः हम क्रिया को शुरू कर देते हैं, यानी पूर्ण रूप से उसमें आराम नहीं होने देते हैं। इस प्रकार कॉन्टिन्यूअस मेथड में जो रिकवरी होती है इनकम्प्लीटेड होती है, पूर्ण
रिकवरी नहीं होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार आप इंटरवल मेथड क्या है, कैसे काम करता है, आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इंटरवल मेथड के प्रकार। यानी इंटरवल मेथड भी दो प्रकार का होता है, क्रियाओं की तीव्रता के आधार पर, दूसरा समय अवधि के आधार पर। तीव्रता के आधार पर इंटरवल मेथड को दो भागों में बांटा गया है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी गहन अंतराल विधि, दूसरा एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड यानी विस्तृत अंतराल विधि। तो सबसे पहले बात करें कि इंटेंसिव इंटरवल मेथड, गहन अंतराल विधि की। दोस्तों इंटेंसिव इंटरवल मेथड जो है गहन अंतराल विधि, इसकी तीव्रता 80 से 90% होती है। यानी तीव्रता यदि 80 से 90% है तो यहाँ पे क्रिया तीव्र गति से हो रही है, लंबे समय की क्रिया है बट तीव्र गति से हो रही है। जिसमें जब तीव्रता इतनी हाई है, 80 से 90% है, तो आपका पल्स रेट यानी हार्ट रेट भी 175 से 180 बीट प्रति मिनट होगा। और हमारा रिकवरी के समय हार्ट रेट यानी आराम के समय हार्ट रेट, रेस्ट के समय आपका 120 से 140 बीट पर मिनट होगा। यानी जैसे ही हार्ट रेट 120 से 140 मिनट पे आ जाती है, दोबारा से वर्क आउट दिया जाता है, यानी दोबारा से वर्कआउट शुरू कर दिया जाता है और हार्ट रेट वापस से 175 से 180 तक आ जाती है, लाई जाती है। इसमें हम काफी ज्यादा तीव्रता पर ध्यान देते हैं, उसके वॉल्यूम पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड किसे कहते हैं, तो इंटेंसिव इंटरवल मेथड को क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड कहते हैं, गहन अंतराल विधि को। ठीक है, इसी का दूसरा है एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, विस्तृत अंतराल विधि। विस्तृत अंतराल विधि यानी इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी कि विस्तृत यानी बड़ा यानी लंबे समय की क्रिया। इसमें तीव्रता आपका 60 से 80 यानी उससे कम होगा इंटेंसिव इंटरवल मेथड से। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ज्यादा यानी समय अवधि ज्यादा होगी तो ये तीव्रता कम होगी 60 से 80%। ठीक है, कई बार इंटेंसिटी भी पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी गहन अंतराल विधि में कितनी इंटेंसिटी यानी तीव्रता होती है, तो 80 से 90% और हार्ट रेट 175 से 180 बीट प्रति मिनट। एंड एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता कितनी होती है, 60 से 80%। दोस्तों इसमें रिकवरी के समय हार्ट रेट 120 से 140 होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं समय अवधि के आधार अनुसार इंटरवल मेथड तीन भागों में बांटा गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवल मेथड, मिडिल ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरवल मेथड। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो इंटरवल मेथड होता है वो 15 सेकंड से 2 मिनट तक का होता है, मिडिल टाइम इंड्योरेंस 2 से 3 मिनट तक का होता है एंड लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस 8 से 11 मिनट तक का होता है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया इंटरवल मेथड। अब बात करते हैं रिपीटेशन मेथड की। सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां मैंने बताया था, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, रिपीटेशन मेथड की। दोस्तों रिपीटेशन मेथड है यानी किसी कार्य को बार बार दोहराना। तो बार बार दोहराना यानी कि स्पीड इसमें ज्यादा होगी तो इसमें इंटेंसिटी हाई होगी, यानी 90 से 100% फुल इंटेंसिटी होगी, फुल स्पीड होगी उस कार्य को करने की। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसमें आपका फुल इंटेंसिटी हाई होगी, इसलिए एनएरोबिक क्षमता का विकास किया जाता है। इसमें इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो उसमें एनएरोबिक क्षमता होगी, क्योंकि एरोबिक क्रियाओं में इंटेंसिटी थोड़ा कम होती है, लंबी अवधि की क्रियाएं होती हैं। और रिपीटेशन मेथड में कंप्लीट रिकवरी होता है। रिपीटेशन मेथड में क्या होता है, रिकवरी कंप्लीट होती है, जो हमारा रेस्ट दिया जाता है एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के मध्य जो क्षतिपूर्ति दिया जाता है वो पूर्ण दिया जाता है। जबकि आपका इंटरवल मेथड में क्या था कि जो हमारा रिकवरी था वो अनकम्प्लीट था, कंप्लीट रिकवरी नहीं था। अनकम्प्लीट रिकवरी इंटरवल मेथड में एंड रिपीटेशन मेथड में कंप्लीट रिकवरी होता है, एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के मध्य क्षतिपूर्ति का समय जो है वो पूर्ण दिया जाता है।
गति सहनशीलता को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी विधि है रिपीटेशन मेथड, यानी किसी कार्य को बार बार आप दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी गति सहनशीलता सबसे अच्छा डेवलप होता है। इसमें वर्क का 90 से 100% होता है, आपका इंटेंसिटी 90 से इसमें 100% होता है। चौथा है आपका कंपटीशन मेथड। कंपटीशन मेथड में इसका गेम के दौरान जैसा कि इंड्योरेंस लेवल चाहिए, उस तरह का इंड्योरेंस लेवल डेवलप करने के लिए आपको कंपटीशन कराना बहुत आवश्यक होता है। सहनशीलता प्रशिक्षण अधिक से अधिक प्रतियोगिता में भाग न लेने से अधूरा माना जाता है। जो सहनशीलता प्रशिक्षण हम इंड्योरेंस का ट्रेनिंग दिए हैं, वो हम अधिक से अधिक यदि कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे तो हमारा वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट सहनशीलता का विकास ही नहीं करता बल्कि अन्य मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का भी विकास करता है, जैसे कि अच्छे सहनशीलता के लिए यह आवश्यक है। इसलिए इस विधि में कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करा जाता है। दोस्तों, यदि हम कोई कार्य करेंगे उसका हमको ये पता नहीं चलेगा कि उसका विकास कितना तक हुआ, उसमें क्या डेवलप हुआ, क्या कमी रही, तो यह बिना कंपटीशन को तो संभव है नहीं। इसलिए कंपटीशन होना वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी प्रक्रिया के बाद आप को ट्रेनिंग दिया जाएगा, या तो कंटिन्यूअस मेथड से या इंटरवल मेथड से या रिपीटेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आप कंपटीशन में शामिल होना वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपके परफॉर्मेंस का पता चल पाएगा, डेवलपिंग का पता चल पाएगा कितना डेवलप हुआ। तो दोस्तों, और ये एक मेथड और है दोस्तों, ये है आपका सर्कल ट्रेनिंग, यानी परिधि प्रशिक्षण। सर्कल ट्रेनिंग में जो होता है, इसकी खोज 1957 में एडमसन मॉर्गन ने किया था। इसका उद्देश्य है शक्ति सहनशीलता विकसित करना। जैसा दोस्तों मैंने क्या बताया कि इंटरवल कॉन्टिन्यूअस मेथड का उद्देश्य सहनशीलता को विकसित करना है, इंड्योरेंस को, एंड इंटरवल मेथड को सहनशीलता और गति सहनशीलता दोनों को विकसित करना है, एंड रिपीटेशन मेथड को गति सहनशीलता को विकसित करने का सबसे अच्छी विधि है। एंड जो सर्किट ट्रेनिंग है, ये शक्ति सहनशीलता विकसित करती है, यानी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को विकसित करता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें शक्ति की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें यह प्रशिक्षण ये गोलाकार सर्किल में कराया जाता है, जिसमें 10 से 12 ठहराव यानी स्टेशंस होते हैं, और प्रत्येक ठहराव यानी स्टेशन पर खिलाड़ी अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। इसलिए इसमें शक्ति और सहनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण में 2 पुनरावृत्तियों के बीच 20 सेकेंड का अंतराल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका सहनशीलता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसको डेवलप करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की पूर्ण प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके हर एक कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे, और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर जरूर दे लेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। एंड दोस्तों, अब कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन में से मैंने स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस को पूरा करा दिया। अब 3 टॉपिक बचे हैं, यानी कि इस फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वीडियो फ्लेक्सिबिलिटी पर होगा। दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो को वॉच करते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। एंड दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके। एंड दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।